जंगल में कई दिनों से बर्फ पड़ रही थी। सभी पक्षी अपने गर्म घोंसले से बाहर तक नहीं निकले थे, लेकिन आज आसमान थोड़ा साफ था। हल्की हल्की धूप भी चमक रही थी। दोस्तों, आज कई दिनों के बाद धूप निकली है और कितने दिनों से हम घर में ही बैठे बैठे खा रहे हैं। तो आज भोजन लेने चलते हैं, क्या पता फिर से मौसम खराब हो जाए। हाँ चिड़िया बहन, ये बात तो आपने एकदम बढ़िया की। मेरे घर में बस 4 दाने ही रह गए हैं भोजन के। मैं तो भोजन से आज पूरी टोकरी भर के लाऊंगा। कालू, तुम चुप हो। लगता है तुम्हारे घोंसले में ढेर सारा भोजन है, इसलिए तुम जाना नहीं चाहते। नहीं मिट्ठू तोते, ऐसा नहीं है। मेरे घोंसले में भी कब का भोजन खत्म हो गया, लेकिन मैं ज्यादा उड़ नहीं पाऊंगा। मेरे पंख में दर्द है और गौरी से कहूँगा तो वो जाएगी ही नहीं। कालू भैया, मैंने देखा था आपको जब आप बुलबुल के पास से अपने पंख की दवा ले रहे थे। हम सब गौरी को अपने साथ ले जाएंगे और वो तुम्हारे लिए भी भोजन लेकर आएगी। फिर वो सब कालू कौवे के घर आते हैं। गौरी कौवी तो मस्त धूप में आंखों पर चश्मा लगाए लेटी हुई थी। गौरी, आज मौसम साफ है, धूप निकली है, तो हमारे पड़ोसी दोस्त दाना लेने जा रहे हैं। हाँ, तुम भी जाओ, रोका किसने है। और मेरे लिए तो चीकू का फल ले आना। चीकू गर्म होते हैं, चीकू खाने से मुझे सर्दी भी नहीं लगेगी। गौरी, कालू के पंख में दर्द है, वो लंबी उड़ान नहीं भर पाएंगे, इसलिए कालू की बजाय आप हमारे साथ चलें। गौरी जी प्लीज, आज भोजन लेने तुम चली जाओ, वरना हम दोनों को भूखा ही रहना होगा। कालू बड़े प्यार से अपनी पत्नी गौरी को मना रहा था, मगर गौरी कभी तो अपनी जगह से हिलती भी नहीं और दाना ना लाने का बहाना बनाती है। मुझे कहाँ आता है भोजन की खोज करना। मैं चली भी गई तो खाली पंखे लौटूंगी, तो तुम ही चले जाओ। ये बोलकर गौरी कौवी फिर से चश्मा लगाती है। कालू कौवा ही उनके साथ चला जाता है। रास्ते में उड़ते हुए कालू कौवा सबसे पीछे रह जाता है और फिर सभी पक्षी उसका इंतजार करते हैं। कालू, जल्दी जल्दी उड़ो, हम कब तक तुम्हारा रुक रुक के इंतजार करेंगे। लो, बस आ ही गया, अब चलो तुम सब भी। सच में गौरी कौवी कितनी बुरी है, वो अपने पति का भी साथ नहीं देती। कैसे अपने पति को दुख में भी उड़ाई जा रही है। कालू भैया, रहने दें, आप वापस घर लौट जाएं। मैं अपने भोजन में से आधा तुमको दे दूंगी, आप घर जाकर आराम करें। चिड़िया, तुम कितनी दयालु हो, सबके बारे में सोचती हो। काश गौरी भी तुम्हारे जैसी होती। ये बोलकर कालू कौवा वापस लौट जाता है और वो सब आगे की तरफ चले जाते हैं। कालू, इतनी जल्दी आ गए? नहीं, मुझसे उड़ा नहीं गया तो मैं वापस लौट आया। गौरी, तुम आसपास से कोई फल ढूंढ लो, वरना शाम को क्या खाओगी? मुझे नहीं पता, कई दिनों के बाद तो आज धूप निकली है, मैं सोना चाहती हूँ, डिस्टर्ब ना करे मुझे। गौरी बहुत कामचोर थी, वो मेहनत नहीं करना चाहती थी, वो तो बस पूरा दिन धूप में लेटी रहती है। हाँ, सो जाओ, जब भूखी मरोगी तो मैं भी देखूंगा कहाँ से पेट भरोगी। मैं तो पहले ही चिड़िया के घर जाकर अपना पेट भर लूंगा। शाम हो जाती है, चिड़िया, कबूतर, मिट्ठू तोता दाना लेकर अपने घर को आ जाते हैं। कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। लाओ चिड़िया बहन, मुझे खाने को भोजन दो, क्या मिला है तुम्हें? कालू भैया, मैं बस ये फल लेकर आपके पास आने वाली ही थी। चिड़िया को 2 ही फल मिल पाए थे। वो एक सेब कालू कौवे को दे देती है और कालू तो रास्ते में ही पूरा सेब खा जाता है। वाह, चिड़िया का क्या फल है, खा के मजा ही आ गया। मेरा तो पूरा पेट ही भर गया इस एक फल से। ऐसे कालू कौवा
वो फल खाकर घर आता है और अपने घोंसले में सो जाता है। रात हो जाती है मगर गौरी कवि तो नींद से जागी थी और उसे बहुत भूख लग रही थी। कालू तो आराम से सो रहा है, लगता है अपना पेट कहीं से भर लिया है इस मनहूस ने। लेकिन मैं क्या करूं, मैं क्या खाऊं? गौरी कव्य घर का कोना कोना छान मारती है मगर उसे तो कुछ भी नहीं मिलता। इतनी देर मेहनत करने के बाद भी एक दाना ना मिला। मैं भूखी हूँ, ये लंबी रात कैसे बिताऊंगी? कुछ तो खाना ही होगा। मैं मिट्ठू तोते के पास जाती हूँ, क्या वो इतनी रात को दरवाजा खोलेगा भी या नहीं? ऐसे सोचकर गौरी कव्य घर से बाहर चली जाती है। बाहर कितनी ठंड है और ऊपर से बर्फबारी, मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। मिट्ठू तोते घर का दरवाजा खोल, जल्दी खोल, मैं गौरी हूँ। पति जी, इतनी रात को गौरी कव्य हमारे घर क्यों आई होगी? हरियाली भूख, अब भूख से मर रही होगी। सुबह तो हमारे साथ गई नहीं, पूरा दिन मजे से सोई है चश्मा लगा के। मिट्ठू जी, तो आप जाकर कह दे हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। फिर मिट्ठू तोता दरवाजा खोलता है और गौरी कवि से कहता है, मिट्ठू तोते कुछ खाने को दे दो, हमारे घर में भोजन खत्म हो गया है। गौरी, हमारे घर में भी भोजन नहीं है, जो मैं लाया था वो हम दोनों ने खा लिया। फिर गौरी कवि वहाँ से उड़ती और कबूतर के घर जाती है। लूसी जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है। गौरी कवि, तुम यहाँ क्या काम है तुम्हें हमसे, जो आधी रात को हमें नींद से जगाया? कबूतर, मेरे भाई, मैं भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? हाँ गौरी, दाना तो है मेरे पास, मगर वो दाना तुम्हें दे दिया तो हम सुबह क्या खाएंगे? क्या पता कल का मौसम बहुत खराब हो। ऐसा कहकर कबूतर दरवाजा बंद कर लेता है और गौरी कवि वहाँ से भी चली जाती है। उसकी भूख तो बढ़ी जा रही थी और ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं भी सता रही थी। सबके सब कैसे मजे से सोए हुए हैं और एक मैं हूँ इतनी ठंड में भूखी यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। अच्छा ही होता अगर मैं सुबह सबके साथ जाकर भोजन ले आती। अब तो बस चिड़िया का ही घर बचा है, पता नहीं वो मुझे दाना देगी भी या नहीं। फिर गौरी कवि रानू चिड़िया का दरवाजा खटखटाती है। वो ठंड की वजह से साफ बोल भी नहीं पा रही थी, उसकी चोंच कांप रही थी। चिड़िया बहन, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं भूखी हूँ, मैं भूखी यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। गौरी, पहले आप घर के अंदर आए, आप कितना कांप रही हैं। ये बोलते हुए चिड़िया गौरी कवि को गर्म कंबल में बिठाती है। गौरी, भोजन तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं, जिससे मैं आपके लिए गरम गरम सूप बना सकती हूँ। चिड़िया जल्दी करो, जल्दी बना दो वो सूप ही पिला दो मुझे। फिर चिड़िया अपनी रसोई में जाती है, वो लकड़ियों में आग लगाती है और गौरी कवि के लिए सूप बना देती है। गौरी कवि तो गरम गरम सूप को ही झट से पी जाती है। चिड़िया ये क्या था, मेरा तो पेट ही भर गया और अब ठंड भी कम लग रही है। गौरी, जब मेरे पास फल, सब्जी, गाजर, मूली, गोभी जमा हो जाते थे तो मैं उन्हें सुखाकर उनका चूर्ण बनाकर रख लेती थी, और जब खाने को कुछ नहीं होता तो ऐसे ही गर्म पानी में उबालकर पीती हूँ। वाह चिड़िया, तुम कितनी मेहनती हो, तुम्हारे पास ये था तब भी आज भोजन लेने गई, और एक मैं हूँ आराम से जीना चाहती हूँ बस। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, हर रोज भोजन की खोज को जाया करूँगी। आज तो मैं मरते मरते बची हूँ। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गरीब रानो चिड़िया इस कड़कड़ाते ठंड में भी बिना गर्म कपड़े पहनकर बाजार में मोची की दुकान लगाए बैठी हुई थी। तभी एक ग्राहक आकर कहता है, हे भगवान, इस कड़कड़ाती ठंड में भी बिना गर्म कपड़े पहनकर बैठी हो, क्या बहन तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? ठंड तो बहुत लगती है भाई,
मगर गरीब ठंड की परवाह करेगा तो खाएगा क्या? जूता बूता ठीक कराना है तो बोलो। हाँ हाँ, हमारा जूता पॉलिश कर दो बहन। ये कहकर ग्राहक रानू के सामने अपने जूते रख देता है और वो अपने कपकपाते हाथों से किसी तरह उसके जूते पॉलिश करके दे देती है। ये लो, हो गया जूते पॉलिश साहब। जूते पॉलिश का 15 रुपए बनता है। हाँ हाँ, ये लो 15 रुपए। उस दिन ज्यादा ही ठंड पड़ रही थी। ठंड के कारण रानू का रोम रोम कांपने लगा। आसपास के सभी पक्षी गर्म स्वेटर और ना जाने क्या क्या पहने हुए थे। उन सबको देखकर रानू मन ही मन सोचती है, काश मेरे पास भी इन पक्षियों के माफिक कोई गर्म स्वेटर या टोपा होता तो कितना मजा आता। काम करते समय ठंड से हाथ तो ना टुटरते। एक दिन कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही थी और ठंड के कारण रानू की कपकपी बन रही थी। आज तो ये ठंड जान लेने पर ही तुल गई है, सहन नहीं हो रही है। देखो तो हाथ कैसे कांप रहे हैं, औजार उठाने तक की हिम्मत नहीं है। ये कहते कहते रानू की नजर आग की तरफ जाती है। कुछ ही दूरी पर आग जल रही थी और एक कौवा खड़े होकर हाथ ताप रहा था। ये देख रानू मन ही मन खुश हो जाती है। अरे आग, रानू बेटा, तू अगर जिंदा बची रहना चाहती है तो भाग कर हाथ सेक, वरना आज तो तू गई परलोक। ये कहकर रानू भागकर आग के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब आई जान में जान, अब इस आग के पास से जरा भी नहीं हटूंगी। यहीं खड़ी रही तो काम कौन तेरा बाप करेगा? रानू कोई गर्म स्वेटर या टोपा काहे नहीं खरीद लेती? अरे कालू भाई, इस धंधे की कमाई से नया टोपा तक तो बनवा नहीं पाती, फिर गर्म स्वेटर या कंबल कहाँ से खरीदूं भाई? उस दिन शाम को रानू खाली हाथी घर लौटती है और उसके घर पहुँचते ही उसके बेटे गुड़िया चिड़िया उसके पास आ जाती है। माँ, मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती माँ, माँ मुझे एक स्वेटर ला दो ना माँ। ये सुनकर रानू अपनी खाली जेब टटोलती है और रोने लगती है और रोते रोते कहती है, इस ठंड में काम पर जाऊं तो कैसे? बिना गर्म कंबल के मैं ठंड का सामना कैसे करूं गुड़िया बेटा? ये ठंड तो हम गरीबों पर कहर बन गई है। ना तो गर्म कपड़ा है और ना पेट में दाना। भगवान ऐसे गरीबी किसी को ना दे। गुड़िया बेटी को यूं रोता देख रानू चिड़िया गुड़िया बेटी को दिलासा देती हुए कहती है, अरे रो मत गुड़िया बेटा, देखना कल से मैं ठंड की बिल्कुल परवाह नहीं करूंगी, खूब कमाई करके लाऊंगी। और तो सुन गुड़िया बेटी, तुझे मैं बहुत जल्दी नया स्वेटर खरीद कर दूंगी। फिर उस दिन के बाद से रानू ठंड की परवाह करना छोड़ देती है। वह ठंड में कांपते हुए सारा दिन काम में जुटी रहती है। भले ही इस ठंड में मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर जब तक गुड़िया को मैं गर्म स्वेटर खरीद कर नहीं दे देती, मैं ऐसे ही काम में जुटी रहूंगी। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक स्वेटर बेचने वाला उसके दुकान के पास ही आ जाता है और रानू उससे कहती है, भैया मुझे कोई सस्ता सा स्वेटर दिखा दो। बहन जी, कोई भी स्वेटर ले लो, सबका दाम 400 रुपए है। पर मेरे पास तो बस 50 रुपए ही है भाई। जैसे ही रानू ये कहती है, उसके कई पड़ोसी दुकानदार वहाँ आ जाते हैं और मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं, 50 रुपए? 50 रुपए में तो रुमाल तक तो आवे ना है। ये सयानी स्वेटर खरीदने चली, इतनी ही कंगाल है तो हाथ में कटोरा लेकर भीख क्यों नहीं मांगने चली जाती? स्वेटर तक पहनाने की औकात नहीं है तेरे पति की, समझी? इससे पहले कि पक्षियों की बातों का रानू कुछ जवाब दे पाती, स्वेटर वाला बीच में आ जाता है। देखिए, किसी की गरीबी का ऐसे मजाक उड़ाना सही नहीं है। किसी का भाग्य बदलते देर नहीं लगती। हो सकता है
कल यही कंगाल तुम लोगों से अमीर बन जाए। स्वेटर वाले का ये करारा जवाब सुनकर सबको सांप सूंघ जाता है और वो सब वहाँ से खिसक जाते हैं और रानो चिड़िया रोने लगती है। रानो को रोता देखकर स्वेटर बेचने वाला कहता है, रो मत बहन, मेरे पास एक पुराना स्वेटर है, यदि चाहो तो मैं उसे 50 रुपए में दे सकता हूँ। ठीक है, दे दो भाई। फिर शाम को रानो घर आती है तो जाड़े में उसकी कपकपी बनी होती है। रानो गुड़िया को आवाज देते हुए कहती है, गुड़िया देखो, मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है, लगता है आज मैं नहीं बचूंगी। अरे माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपको तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा, पर उसके लिए पैसे कहाँ हैं? गुड़िया, जो कुछ थे पैसे उससे मैं तेरे लिए स्वेटर ले आई हूँ। माँ, ठंड बहुत है तो ये स्वेटर आप ही पहन लो। अच्छा ला दे, पहन लेती हूँ। फिर रानो जैसे ही उस स्वेटर को पहनती है, अचानक से ठंड लगनी तो बंद हो जाती है, साथ ही उसका बुखार और कपकपी भी गायब हो जाती है। वो आश्चर्य में पड़ जाती है और खुश होती हुए कहती है, गुड़िया, अरे गुड़िया, गजब हो गया गुड़िया बेटा। अब क्या हुआ माँ? इस स्वेटर को पहनते ही ठंड का कहर और मेरा बुखार दोनों गायब हो गई। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ माँ, अब तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो आपको बिल्कुल भी बुखार नहीं है। ये कैसा चमत्कार है माँ? जरूर ये स्वेटर जादुई स्वेटर है। यदि ये जादुई स्वेटर नहीं होता तो क्या ऐसा होता? भला हो भगवान का, उसने हम गरीबों पर मेहरबानी दिखाई। उस जादुई स्वेटर को पहनकर रानो ठंड के कहर से तो बचती ही है, साथ ही उसका मोची का धंधा भी खूब चलने लगता है। उस दिन के बाद से उसकी खूब कमाई होने लगती है और वह गुड़िया के लिए बहुत सारे गर्म स्वेटर और कंबल खरीद पाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गरीबों की गरीबी का हमें कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। दो बहनों की शादी एक ही साथ हुई थी, लेकिन दोनों के नसीब अलग अलग थे। एक का पति बहुत अमीर और बड़ा कारोबारी होता है, जबकि दूसरी का पति बहुत गरीब होता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में ये मेरा घर है। अगर मेरा कारोबार ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे कई घर मैं आपको लेकर दूंगा और ढेर सारे गहने भी। पति जी, ये एसी कहाँ से चलता है? मुझे ये एसी चला दे, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। और हाँ, मेरी नौकरानी को मेरे पास भेज दें, मुझे चाय पीनी है। जबकि दूसरी बहन की शादी जिस घर में हुई थी वो बहुत छोटा सा लकड़ियों से बना घर था। उसका पति मजदूरी करता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदारी से अपना काम करता था। रानो, मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, परंतु मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर खुशी दे सकूं। मैं अब आ गई हूँ ना, पहले आप अकेले करते थे और अब मैं आपके साथ आपकी काम में मदद करवाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी आपसे हुई। चलो आज एक साथ हम नदी पर जाते हैं। ऐसे रानो चिड़िया और उसका पति नदी पर चले जाते हैं। समय गुजरता गया और एक दिन रानो की अमीर बहन टोनी उससे मिलने उसके घर आती है। अरे रानो, ये घर कैसा है तुम्हारा? ये तो बहुत पुराना घर है, तुम कैसे इस घर में रहती हो? मेरा घर पुराना जरूर है, परंतु मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। मेरे पति मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है, एसी जो नहीं है। मेरे कमरे में तो हर समय एसी चलता रहता है। रानो का पति भी घर आ जाता है। टोनी जी, आप कब आई? ये लीजिए, फल खाइए, मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं नहीं खाती ऐसे सड़े गले फल, ये फल आप रानो को ही खिलाइए। मेरे पति जी मेरे लिए हर रोज ताजा ताजा फल लाते हैं, ऐसे गले सड़े फल नहीं लाते। टोनी बहन, हम गरीब पक्षी ऐसे ही फल खाते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो ना खाएं। टोनी बहन, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। और फिर रानो अपनी बहन टोनी के लिए चाय लाती है।
जिसका एक ही घूंट पीकर टोनी थूक देती है। थू, ऐसी गंदी चाय, मैं तो दूध पीती हूँ, ऐसी चाय तो मेरे नौकर भी नहीं पीते। रानो बहुत सब्र वाली थी। वह अपनी बहन का किसी भी बात का गुस्सा नहीं करती और कहती है, चलो मैं भी किसी दिन आऊंगी और देखूंगी कि मेरी बहन कितनी अमीर है और कैसी चाय पीती है। नाना, तुम मेरे घर में ना ही आना, मेरे जंगल के पक्षियों को पता चल जाएगा कि मेरी बहन की शादी कितने गरीब पक्षी से हुई है। ऐसे कहते हुए टोनी वहाँ से चली जाती है। पति जी सॉरी, मेरी बहन शुरू से ऐसी ही है, हमेशा दूसरों की बेइज्जती ही करती रहती है। रानो, मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था, परंतु मुझे सब पता है। टोनी का पति जिस कंपनी में काम करता है वह वहाँ पर काम रिश्वत लेकर करता है और सारे गलत काम ठीक कर देता है। बस यही वजह है कि वो बहुत अमीर है। क्या आप भी मुझे ऐसा करते देखना चाहोगी? नहीं पति जी, हम जिस हाल में हैं हम ठीक हैं। कुछ दिन गुजरते ही टोनी का पति एक दिन ऑफिस में रिश्वत लेते पकड़ा जाता है और उसे जेल हो जाती है। कंपनी उसका घर, उसकी सारी चीजें नीलाम कर देती है। कुछ ही लम्हों में टोनी अमीर से गरीब हो जाती है और अब उसके पास अपना घर भी ना था और ना ही खाने को कुछ। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी रो रही थी। जब उसकी गरीब बहन रानो को पता चलता है तो वो और उसका पति उसके पास आते हैं, जिन्हें देखते ही टोनी जोर जोर से रोने लग जाती है। मुझे सब बता दिया है, मेरे पति जी भी उसी कंपनी में छोटा सा काम करते हैं। मुझे क्या पता था कि मेरे पति जी का सारा माल हराम की कमाई से है। मैं बेघर हो गई हूँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं आपको लेने आई हूँ, आप चले मेरे साथ। और हाँ, इतना याद रखना बहन, मेरे घर में एसी नहीं है। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, अब मेरी आंखें खुल गई हैं कि हराम की कमाई से ऐश करने से तो बहुत अच्छा है कि ईमानदारी की थोड़ी सी खाई जाए। ऐसे रानो टोनी को अपने साथ ले जाती है और उसका पति जेल में बैठा रो रहा था और अपने किए पर पछता रहा था।